हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटी की, यानी कि हिंदी में कहे तो सर्कुलरिटी के लिए शहरों के गठबंधन की। अब इस पर बात क्यों करनी है, तो इसके पीछे का रीज़न है हमारी न्यूज़। इंडिया लॉन्चेस मल्टीनेशनल अलायंस फॉर कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए भाई, भारत ने लॉन्च किया है एक मल्टीनेशनल अलायंस। किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कोलैबोरेशन के लिए। तो ऐसी स्थिति में इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे जुड़ी बातों में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत ने शहरों, तकनीकी संस्थानों और तकनीक प्रदाताओं के लिए ज्ञान के आदान प्रदान के डिजिटल मंच सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटी की घोषणा की। तो देखिए, सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटी तो अनाउंस किया गया है या लॉन्च किया गया, पर क्यों? तो ये शहरों, तकनीकी संस्थानों और तकनीकी प्रदाताओं को आपस में जोड़ेगा। उनको एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां पर ये ज्ञान को साझा कर सकें, ठीक है, और ये पूरी तरह से एक डिजिटल मंच के रूप में ही कार्य करेगा। इसके साथ साथ अब इसका क्या क्या उद्देश्य रखा गया और क्या क्या खास चीज़ें हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका जो खास उद्देश्य रखा गया उसमें शामिल है, ये शहरों के बीच सहयोग को बढ़ाएगा, ज्ञान साझाकरण की भूमिका निभाएगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक बहुराष्ट्रीय सहयोग के रूप में सामने आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा राष्ट्रों के मध्य शहर से शहर तक भागीदारी में ये एक बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद भी इससे रखी जा रही है। यह मंच संसाधन दक्षता और कम कार्बन अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम सभी लगातार जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, नेट जीरो की बात करते हैं, अब कार्बन उत्सर्जन की बातें करते हैं। तो अब देखिए, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं अपना औद्योगिकीकरण के तहत, अपशिष्ट उत्सर्जन के तहत या अपशिष्ट को उत्पन्न करते हुए। तो इन सभी चीज़ों के तहत हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल जरूरी हो गया है कुछ ऐसी धारणाओं पे काम किया जाए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो, जो कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करते हो। तभी तो हमारे लक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हो पाएंगे, तभी तो हम लोग एक अच्छे पर्यावरणीय विश्व की कल्पना कर पाएंगे। वरना जिस प्रकार से लगातार दोहन किया जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, आने वाले समय में हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे ठीक से। तो वही स्थिति है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई आपस में हम लोग चीज़ों को कनेक्ट करें, ज्ञान शेयर करें, जो भी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग शेयर करें, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो हमारी अच्छी हो पाए। तो इसीलिए राष्ट्रों के मध्य शहर से शहर तक भागीदारी में ये इससे एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। वहीं ये मंच संसाधन दक्षता और कम कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा। इसके अलावा यह नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को मजबूत करेगा, जिससे कि एक स्थायी भविष्य का निर्माण किया जा सके। तो देखो, जस्ट अभी मैंने आप लोग को बताया, समस्याएं वही है, कार्बन उत्सर्जन है, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, और बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट को उत्पन्न किया जाना है। तो अब ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जो हमारे नीति निर्माता हैं, उद्योग के नेता हैं, मतलब जो लीडर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, ये आपस में सहयोग करें, चीज़ों को शेयर करें, कनेक्ट करें कि कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और उसी के तहत हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक स्थायी भविष्य हम लोगों को मिले, स्थायी और एक अच्छा भविष्य मिले, स्वस्थ भविष्य मिले। इन सभी चीज़ों की उम्मीद हम लोग कर पाएंगे। अब इससे खास लाभ क्या होने वाला है? तो देखिए, इससे हमें लाभ ये रहेगा कि देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता के लिए स्थायी समाधानों पर चर्चा की जा सकेगी यहाँ बैठकर। और केवल चर्चा ही नहीं की जा सकेगी उन समाधानों के ऊपर, हम लोग उनको लागू भी करेंगे। ये एक ऐसा मंच होगा, क्योंकि इस मंच पर सब जुड़ेंगे आपस में, चाहे बात करें नीति निर्माताओं की, उद्योग के नेताओं की, शोधकर्ताओं की, सब यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सभी विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, अलग अलग क्षेत्र के जो लीडर्स हैं, वो सब यहाँ पर आके जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या करेंगे? चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपशिष्ट प्रबंधन पर काम करें, कैसे हम लोग संसाधन दक्षता पे काम करें। और सभी चीज़ों पे काम करते हुए हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? एक स्थायी भविष्य चाहिए, एक अच्छा भविष्य चाहिए। पर्यावरणीय अनुकूल कार्य हम लोगों को करने हैं और स्थायी समाधान खोजने हैं। पहले डिस्कस भी करना है, साथ साथ लागू करना है। तो इस पूरे की पूरी दिशा में ये जो मंच है हमारा, द सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटी, वो भूमिका निभाएगा। क्लियर है बात सारी की सारी? अब इसके साथ जो सारी बातें रखी गई खासतौर पे भारत के द्वारा, तो भारत ने यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करते हुए बार बार एक खास शब्द का प्रयोग किया है, और वो शब्द है सर्कुलर इकोनॉमी।
अब भारत बार बार सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर जोर क्यों दे रहा है और क्यों चाहता है भारत कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाएं? तो देखिए, हमारे पास जनरली दो प्रकार की इकोनॉमी होती है, दोनों का अपना अपना अलग अलग मामला होता है। एक होती है लीनियर इकोनॉमी यानी कि रेखीय अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि चक्रीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए, जो लीनियर इकोनॉमी होगी वहाँ पर सभी चीज़ें जो सीधी सीधी होंगी। आप क्या करेंगे, आप एक्सट्रैक्ट करेंगे चीज़ों को, प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, फेंक देंगे। मतलब आपने क्या किया, कोई वस्तु बनाई, बनाने के बाद उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया, काम खत्म हो गया। अब इससे क्या हुआ, अगर आप हर एक वस्तु के लिए ठीक इसी प्रकार की अप्रोच अपनाएंगे तो एक बड़ी संख्या में हम लोगों के पास में वेस्टेज हो जाएगा। अब भाई देखो, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और भारत की खुद की पॉपुलेशन तो अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन की आवश्यकताओं के अनुसार अगर ऐसे ही अपशिष्ट उत्पन्न होता रहा तो समझ लीजिए कि फिर पूरी दुनिया एक दिन कचरे का ढेर ही बन जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि अब हम लोग ना सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाएं। सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है वैसे तो मेनली काम करता है 3R अप्रोच के ऊपर। 3R अप्रोच मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जनरली हम लोग यही पढ़ते हुए आए हैं। बाकी इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्कुलर इकोनॉमी का पूरा सेटअप होता है उसमें एक्सट्रैक्ट करो, उसके बाद प्रोड्यूस करो, कंज्यूम करो। कंज्यूम करने के बाद हमें यहाँ पे क्या कर रहे थे, थ्रो अवे कर दे रहे थे लीनियर इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब कंज्यूम हो गया तो कंज्यूम के बाद अब हमें ये देखना कि रीयूज कैसे किया जाए, रिसाइकल कैसे किया जाए। जब हम लोग रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल पे फोकस करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे। और सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट में आने के बाद चीज़ें क्या होती है, हमारी दीर्घकालीन होती है, स्थायी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि संसाधनों के इष्टतम उपयोग पे ध्यान देते हैं, पर्यावरण की दिशा में हम लोग सहयोग करते हैं। एक स्थायी पर्यावरणीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम लोग अपनी अवधारणाएं, अपने कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इस प्रकार से करना है ताकि हम लोग सिर्फ अपनी ही आवश्यकताओं को ना सोचें, अपने ही लालच को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि हम लोग पर्यावरण के लिए भी सोचें, प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी सोचें, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है। एक सीमा तक ही वह खुद को बैलेंस कर सकते हैं, खुद को पूरा तैयार कर सकते हैं हमारे इस्तेमाल के लिए। लेकिन अगर उस सीमा से अधिक उनका दोहन किया जाए तो चीज़ें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी और सब कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, फिर बैलेंस नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित अन्य पहलों पे भी चर्चा की गई। अब सर्कुलर इकोनॉमी आपने समझ ली, तो भारत कह रहा है कि भाई देखो, हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी के मामले में एक बड़े नेतृत्व करता है, पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी के मामले में। पूछा गया कैसे कर रहे हैं, तो देखो हमारे कुछ खास मिशन है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। हमारा मिशन लाइफ पूरी दुनिया में एक बड़ा चर्चा का विषय बना है। मिशन लाइफ मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसके तहत हम लोग क्या चाहते हैं कि टिकाऊ जीवन को प्रोत्साहित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये एक अभियान है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लाइफ मिशन शुरू किया था, जिसमें हमारी सरकार ने ये उद्देश्य रखा था कि हमारी जो जीवन शैली होगी वो कैसी होगी, पर्यावरण के अनुकूल होगी। तो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का ही ये मिशन लाइफ मिशन कहलाता है। तो टिकाऊ जीवन को प्रोत्साहित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये एक अभियान है। इस अभियान को अक्टूबर 2022 में गुजरात के केवड़िया में शुरू किया गया था और इसकी जिम्मेदारियां हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऊपर। तो इसी के तहत ये सारी बातें रखी गई है कि कैसे धारणीय विकास पे हम लोग काम करें, कैसे रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल पे काम करें, वो कैसे काम कर सके सारे के सारे जो पर्यावरण के लिए उचित है, पर्यावरण के अनुकूल है। हालांकि सस्टेनेबल अप्रोच पे काम करना होगा, ना तो हम पूरी तरह से जा सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, ना ही हम पूरी तरह से जा सकते हैं एनवायरमेंट की सभी चीज़ों के। ऐसा नहीं कि पुरातन हो जाएंगे फिर दोबारा से हम लोग निकल पड़ेंगे, पत्ते पहनना शुरू कर देंगे, पत्ते पहन के हाथ में भाला लेकर के निकल पड़ेंगे और करेंगे झिंगा लाला हु और जंगल में शिकार करने लगेंगे। नहीं, पूरी तरह से वहाँ भी नहीं जाना भाई। इसीलिए सस्टेनेबल अप्रोच की बात बार बार करी जा रही है। सस्टेनेबल अप्रोच चाहिए भाई, इधर भी बैलेंस करना है टेक्नोलॉजी के मामले में और इधर भी बैलेंस करना है हम लोगों को एनवायरमेंट के मामले में। कोई भी एक पक्ष ऐसा नहीं जिसको हम लोग छोड़ दे, तो बैलेंस ज़रूरी है। क्लियर है बात सारी की सारी। ठीक इसी प्रकार हम लोग के जो और पहल हैं उसमें है COP26 में हम लोगों ने पंचामृत लक्ष्य रखे थे जो पर्यावरण के अनुकूल थे। इसके अलावा भारत कहता है कि भाई भारत खुद को 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो भारत ने फिक्स किया हुआ है फिलहाल ये चीज़ें कि भाई देखो 2070 हमारी डेडलाइन है, 2070 तक हम लोग कैसे भी करके नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अब बहुत सारे लोग नेट जीरो को गलत समझते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेट जीरो का मतलब है कि कार्बन का उत्सर्जन करना ही नहीं है, बट एक्चुअल में नेट जीरो का मतलब ये नहीं है।
देखो नेट जीरो का मतलब ये है कि मान लो हम लोगों ने दिन में 100 यूनिट्स का कार्बन उत्सर्जन किया, तो हमारी इकोनॉमी उस मामले में पूरी तरह से सक्षम होगी कि वो उस 100 यूनिट्स के कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले। तो जितना हम लोग रिलीज करेंगे उतना हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल का मामला। इसको हम लोग कहते हैं नेट जीरो। कार्बन उत्सर्जन तब भी होगा पर इतना होगा कि हम लोग उसको वापस से अपने में अवशोषित कर सकते हैं और इकोनॉमी को बैलेंस कर सकते हैं, पर्यावरण को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये होती है नेट जीरो की अप्रोच। इसके अलावा हमारी जो और पहल है उसमें क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत 2.0, इसके अलावा शहरी कचरे और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण से का निपटान करने संबंधी पहले। तो ये सारी हमारी ऐसी पहलें हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर फोकस करती हैं और एक अच्छे धारणीय विकास की बातें करते हैं, पर्यावरण की बातें करते हैं, जो हमारी ये पहले खास हो जाती है इस मामले में। क्लियर है बात सारी की सारी। इसके अलावा थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की। ठीक है, तो देखिए इसकी जो शुरुआत है वो 2009 में की गई थी और उसका उद्देश्य रखा गया था कि एशिया प्रशांत वाले क्षेत्र में टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन पे कार्य किया जाए, संसाधन दक्षता पे कार्य किया जाए और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देने पर कार्य किया जाए। इसकी खास भूमिका रही है अब तक, क्योंकि ये अब तक तेज आर्थिक विकास, संसाधनों की कमी और बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन से उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों को पहचानते हुए फोरम ने नीति संवाद और क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य किया। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस 2009 से अब तक इसका। तेज आर्थिक विकास में भी इसने मदद की, संसाधनों की कमी को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे उससे भी बेस्ट अपना यूज निकाला जाए, यहाँ पर भी इसने काम किया। बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन को कैसे हम लोग समाप्त करें, तो इस तरफ भी ध्यान दिया। पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करते हुए सुधार के लिए इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा नीति संवाद और क्षमता निर्माण के लिए प्रमुख मंच ये बन करके उभर करके सामने आया। क्लियर है बात सारी। तो इसी वजह से सभी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चीज़ें नोट डाउन करके रखिएगा, जीएस पेपर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी कुछ भी पूछा जा सकता है और उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी। तो बिल्कुल मेंस के आंसर में जब समय आप लोग जाएं अपने एग्जामिनेशन हॉल में, बढ़िया से सारी बातें लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपको ना चाहते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक दें। बात क्लियर है सभी आप लोग को। तो बस आज की क्लास में इतनी बात करनी है, बाकी की बातें होंगी हमारी आने वाली और क्लासेस में। लेकिन तब तक आप लोग को ये वीडियो शेयर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी IQ IAS हिंदी। और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।